नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जल प्रवाह गंगा नदी तंत्र। जी हाँ दोस्तों, भारत का तकरीबन 1/4 भूभाग गंगा नदी के तंत्र से ही बना है और अगर मैं उसकी सहायक नदियों को जोड़ दूं तो ये भूभाग बढ़कर 1/3 हो जाता है। गंगा भारत के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जबकि गंगा जिसके पास भारत में सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं और उसके साथ ही गंगा भारत की सबसे ज़्यादा जल लेकर आने वाली नदी भी है और भारत की सभ्यता की प्रतीक, भारत के सबसे प्राचीन तो नहीं कहेंगे, सभी प्राचीन है, लेकिन सबसे पवित्र नदी गंगा। गंगा यूँ तो निकलती है भागीरथी, जिसको हम उत्तराखंड में बोलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, लेकिन इसका असली नाम गंगा पड़ता है देवप्रयाग से। यहाँ से इसका वास्तविक नाम गंगा पड़ता है जब इसमें सतोपंत ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा मिल जाती है। देवप्रयाग से इसका नाम गंगा पड़ता है। वहाँ से होते हुए हरिद्वार पास करते हुए गंगा यूपी के मैदानी प्रदेशों में जाती है और यहाँ प्रयागराज यानी इलाहाबाद में पहुँचने के बाद गंगा का मिलन होता है यमुना से। ये प्रयागराज में मिलन होता है। उसके बाद गंगा यूपी के पूर्वांचल के जिलों को छूते हुए चली जाती है बिहार में और यूपी के बिहार में चलने के बाद गंगा झारखंड की सीमा बनाते हुए पश्चिमी बंगाल होते हुए चली जाती है पद्मा के नाम से बांग्लादेश में। तो ये है गंगा का स्वरूप जो आपको नजर आता है। अब हम बात करते हैं गंगा की सहायक नदियों की। अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। तो मित्रों ध्यान से देखिए, गंगा की सहायक नदियों में गंगा नदी का जो प्रवाह है वो नीचे की ओर है, यानी कि गंगा का जो दाहिना हाथ आएगा वो आएगा नीचे की तरफ, यहाँ बाईं तरफ ऊपर की ओर। तो जब तक गंगा, देखिए आप गंगा नदी है जिन क्षेत्रों से बह रही है, तो गंगा के पैरेलल यमुना बह रही है। देखिए आप, गंगा के दाहिनी तरफ यमुना निकलती है बंदरपूछ से, यमुना निकलती है बंदरपूछ पर्वत से। ये भी उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड के। यहाँ से बहने के बाद गंगा, क्योंकि गंगा के किनारे दिल्ली है, दिल्ली, मथुरा, आगरा, वहाँ से होते हुए गंगा के किनारे से यमुना प्रयागराज में जा करके गंगा से मिल जाती है। चूँकि गंगा के पैरेलल बाईं जो दाहिनी तरफ है यमुना बहती है, जिस कारण बस गंगा के दाईं तरफ से जब तक यमुना बहेगी तब तक कोई भी नदी नहीं प्रवेश करेगी। जो भी नदी इस गंगा तंत्र के अंदर आएगी वो दाहिनी तरफ से यमुना में प्रवेश करेगी। और ध्यान रखिए, क्योंकि यमुना के बाईं तरफ गंगा बह रही है, जिस कारण बस यमुना में बाईं तरफ से कोई भी नदी नहीं मिलती। देख लीजिए आप मानचित्र के हिसाब से भी यमुना नदी ये आपको दिख रही होगी पीछे से आती हुई। तो अब हम बात करते हैं इन नदी तंत्रों में मिलने वाली नदियों के बारे में। यमुना नदी बंदरपूछ से निकलते हुए जाती है दिल्ली, मथुरा, आगरा होते हुए। ये जब कोटा से आगे पहुंचती है एटा में, देखिए तो यहाँ पर पहली नदी मिलती है चंबल। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ से प्रभावित होती, मऊ से निकलती है, मध्य प्रदेश के मऊ जिले से। ये देखिए आप गौर से, ये है चंबल नदी। चंबल नदी सबसे ज़्यादा घाटियों का निर्माण करती है। वास्तव में ये मालवा पठार के दक्षिण से निकलती है, जहाँ पर बहुत बीहड़ जमीन है, उबड़ खाबड़ है, कई घाटियों का निर्माण होता है। उन घाटियों में डाकू रहते हैं, इसलिए आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा चंबल के डाकू, ये वहीं से आती है चंबल नदी। चंबल नदी के किनारे प्रमुख शहर कोटा बसा है, इसका कुछ हिस्सा राजस्थान में भी है। चंबल नदी पर डैम भी हैं, महाराणा प्रताप बांध, जवाहर बांध, बहुत सारे बांध, इंदिरा गांधी बांध। हम अगले अध्याय में इन बांध और झीलों के बारे में अवश्य बात करेंगे। तो चंबल नदी मऊ से निकल के यहाँ मिल जाती है यूपी में जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल की एक सहायक नदी है जो राजस्थान में बहती है, बनास ऐसी नदी है जो सिर्फ एक ही राज्य में बहती है, वो राजस्थान। कई बार परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी सिर्फ राजस्थान में बहती है? बनास। और बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। देखिए आप, चंबल की सहायक नदी है बनास। चंबल की एक और सहायक नदी है, बड़ी प्रसिद्ध है वो, उसके किनारे कुंभ का मेला लगता है, मोक्षदायिनी क्षिप्रा। जी हाँ, उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन के निकट से ही ये छोटी नदी क्षिप्रा निकलती है। क्षिप्रा नदी के किनारे ही कुंभ का मेला लगता है। और क्षिप्रा, ध्यान रखिए,
चंबल की सहायक नदी है। अगर आप पूरब में जाएंगे तो मध्य प्रदेश में ही एक छोटी नदी सिंध भी यमुना की सहायक नदी है, जो जाकर के यमुना में मिलती है। ये सिंध वो नहीं है जो ऊपर थी, हाँ आप गच्चा मत खाना, वो सिंध तो बहुत बड़ी है, उसका तो पूरा तंत्र है, हमने पिछले अध्याय में पूरा तंत्र आपको बताया है। उसके बाद हम करते हैं, देखिए सतपुड़ा रेंज से एक और नदी निकलती है, बेतवा। बेतवा नदी, बेतवा नदी यूपी के बुंदेलखंड के क्षेत्र के निकट जाकर के यमुना में मिल जाती है। सतपुड़ा रेंज के नज़दीक से बेतवा नदी निकलती है, जो जाकर के यमुना में मिल जाती है। इसी के पूरब में आप देख रहे होंगे, यही नज़दीक से एक और नदी निकलती है मध्य प्रदेश में, केन नाम से। देखिए आप, केन, केन किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। यह भी बुंदेलखंड में जाकर यमुना से मिल जाती है। अब एक बात और दिलचस्प है, मैं आपको बताता हूं कि केन और बेतवा नदी बुंदेलखंड में जाकर के मिलती हैं। दो मजबूत नदियां होने के बावजूद बुंदेलखंड वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में कई बार बरसात नहीं होती, जबकि आजीविका का साधन बुंदेलखंड में मात्र कृषि ही है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। तो कृषि पर निर्भर होने के बावजूद यहाँ पर कई बार फसलें खराब हो जाती हैं। आपने अक्सर अखबार में पढ़ा होगा, बुंदेलखंड के किसान परेशान। आपने पढ़ा होगा, बुंदेलखंड में आई आफत, सूखा, काली मिट्टी का क्षेत्र है, काली मिट्टी को यहाँ पर करेल बोला जाता है, आपको बताया जाएगा वो। केन और बेतवा के इस प्रोजेक्ट में ये मांग थी सरकारों से कि केन और बेतवा नदी को जोड़ा जाए आपस में, इनके बीच नहरें निकाली जाए, जिससे पानी की कमी पूरी हो जाए इनके बीच में। कई बार इस प्रोजेक्ट पर काम करने की कवायद शुरू हुई, लेकिन ये पूर्ण नहीं हो पाया। ये आज भी बड़ा समस्या बना हुआ है। बुंदेलखंड में ये आपूर्ति कर सकता है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान अभी अच्छे से नहीं देती है। आपको ये बता दो, बुंदेलखंड में विधानसभा की 19 सीटें हैं। 2017 में सारी की सारी सीटें एक की पार्टी लगी थी। आप सर्च करिए वो क्यों लगी थी। बुंदेलखंड में मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है, हिंदू आबादी भी अच्छी खासी है, पर यहाँ पर किसी भी तरह की धार्मिक राजनीति नहीं हुई। आप उसकी वजह जानने की कोशिश करिए और देखिए वहाँ पर केन और बेतवा का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और नदी जो अमरकंटक से निकलती है, मैकाल पर्वत की ये नदी अमरकंटक। अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जो पश्चिम की ओर जाती है, उसको क्या बोलते हैं? नर्मदा। ठीक, ये जो आपने सारी नदी पढ़ी, ये नदी आप परवर्ती नदी कहलाती हैं। क्या? परवर्ती। पिछले अध्याय में आप देखिए, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया परवर्ती नदी कौन सी है। जिनका मुंह उत्तर की ओर था, यानी हिमालय की ओर था, उनको परवर्ती नदी बोलते हैं। सोन नदी अमरकंटक से निकल करके पटना के निकट जाकर गंगा में मिलती है। पटना की भी हमने बात की थी। पटना में मैदानी क्षेत्र इसलिए भी निर्मित हुआ था क्योंकि वहां पर गंडक, गंगा और सोन नदी मिलती थी। सोन नदी आप देखिए ध्यान से, अमरकंटक से निकल करके ये नदी जाती है सीधे। ये बड़ी प्रसिद्ध है कोयले के निक्षेपों के लिए भी। अभी हम खनिज में इसका डिस्कस करेंगे, तो आप नोटिस करते जाइए। और सोन नदी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये जा करके पटना में गंगा से मिल जाती है। अब देखिए, क्योंकि ये दाहिनी तरफ से मिलती है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि गंगा में दाहिनी तरफ से नदी मिलती है इसलिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले की नदियाँ दाहिनी तरफ से गंगा में नहीं मिलती हैं। गंगा के दाहिनी ओर, ठीक। तो दाहिनी ओर यमुना बहती है उसी के समानांतर। तो जो भी नदी मिलती है वो यमुना में मिलती है। परंतु सोन नदी, क्योंकि अब यमुना प्रयाग के बाद नहीं रहती, प्रयागराज में यमुना का मिलन गंगा से हो जाता है, जिसके बाद सोन नदी बसती है और सोन नदी पटना में दाहिनी तरफ से जाकर गंगा में मिल जाती है। अब गंगा में दाहिनी ओर मिलने वाली नदियों में एक प्रमुख नदी है दामोदर नदी। ये काफ़ी ज़्यादा आगे जाकर के मिलती है। दामोदर नदी झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती। देखिए, गंगा नदी की एक वितरिका है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, जब ये बंगाल के क्षेत्र में जाते हैं, पश्चिम बंगाल में, तो गंगा नदी पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। लेकिन उससे पहले एक वितरिका, एक नदी कट के नीचे को जाती है, उस नदी को हुगली नदी बोलते हैं। ये वास्तव में ज्वारीय नदी है जिसके किनारे कोलकाता है। जब ज्वार आता है तो पानी ऊपर चढ़ता है। हम ज्वार भाटा के बारे में अभी अच्छे से आपको बताएंगे, तो इस नदी के महत्व के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है नदियों की तरफ, तो आप ये जानते जाइए। ठीक, बांग्लादेश में बहने के बाद इस नदी में जब ये पद्मा कहलाती है, ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अगले अध्याय में बात होगी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र इस नदी में आकर के ब्रह्मपुत्र यहाँ पर आकर मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र बनाती है गंगा के साथ मिलकर संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरवन। इन सुंदरवन में होते हैं मैंग्रोव वन, जो बड़े प्रसिद्ध हैं। परीक्षा में पूछे जाते हैं मैंग्रोव वन कहाँ मिलते हैं, आप पश्चिमी बंगाल पर जाएंगे। ठीक, तो ये सुंदरवन बनता है जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है।
ये प्रमुख नदियां थी जो गंगा नदी तंत्र में दाहिनी ओर से मिल रही थी। अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र में मिलने वाली बाईं तरफ से जो नदियां आती हैं। तो एक बात यहां पर स्पष्ट है कि गंगा नदी में बाईं तरफ से जो भी नदी निकलेगी तो बाईं तरफ उत्तर दिशा पड़ती है, और उत्तर दिशा से आने वाली नदी पर्वतीय नदी होंगी, यानी वो नदियां स्वयं भी हिमालय से ही आ रही होंगी। तो गंगा के बाईं तरफ से सर्वप्रथम मिलती है रामगंगा, जो उत्तराखंड से निकलती है रामगंगा। रामगंगा कालागढ़ होते हुए मुरादाबाद प्रमुख शहर है इसके किनारे बसा हुआ, तो यहाँ से होते हुए कन्नौज के निकट जाकर गंगा में मिल जाती है। छोटी नदी है लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सोने के निक्षेप भी मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, अपना इतिहास रहा है रामगंगा का भी। तो रामगंगा कन्नौज में जाकर गंगा से मिल जाती है। एक यहाँ पर देख रहे होंगे आप शारदा नदी, काली नदी, जो मिलम ग्लेशियर से निकलती है। शारदा नदी जिसको काली नदी भी बोलते हैं, उत्तराखंड में तो अक्सर लोग जानते भी होंगे। ये बॉर्डर बनाती है उत्तराखंड और नेपाल का। देखिए काली नदी यहाँ से निकलती है इस तरह से, और निकलने के बाद बाराबंकी के पास जाकर के ये नदी घाघरा नदी में मिल जाती है। अब घाघरा नदी ध्यान से जान लिया आप, घाघरा नदी को भी। घाघरा नदी नेपाली नदी है। परीक्षा में यह भी पूछा जाता है निम्न में से कौन सी नेपाली नदी है, तो देखिए जो नेपाल से निकलेंगी वो नेपाली नदी ये गंगा में मिलती हैं। घाघरा नदी, घाघरा नदी पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि ये भी पूर्ववर्ती नदी है, पहले से ही निर्मित है, हिमालय के निर्माण से पहले। ये निकलती है नेपाल के मक्सातुंग ग्लेशियर से। ये निकलती है नेपाल के मक्सातुंग ग्लेशियर से। नेपाल के मक्सातुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद बाराबांकी के निकट इसमें शारदा या काली नदी मिल जाती है। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ने के बाद बलिया के पूरब में जाकर के ये नदी छपरा में, बलिया के पूरब में, यहाँ पर बलिया है, बलिया यूपी में है जबकि छपरा बिहार में है, तो छपरा में जाकर के ये नदी गंगा में मिल जाती है। तो घाघरा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? छपरा में। ध्यान से देखते जाइए आप। अच्छा, एक और नदी है जो मैं पीलीभीत के निकट निकलती है, एक नदी जो मैं आपको इसमें दिखाना भूल गया, उस नदी का नाम है गोमती नदी। गोमती नदी, इसके सहायक नदी सरयू भी है, सरयू किनारे अयोध्या भी है, बहुत सारी नदियां हैं, आपको जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता रहूंगा, आप नोट करते जाइए। गोमती नदी के किनारे लखनऊ पड़ता है, परीक्षा में पूछा जाता है लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और जाकर के पूर्वांचल में जाकर ये नदी गंगा में मिल जाती है। किस दिशा से? बाईं तरफ से, क्योंकि गंगा इधर चल रही है तो ये दिशा सब बाईं तरफ होगी। आप देख लीजिए हाथ बायां ही पड़ रहा है इधर। अच्छा, छपरा के बाद गंगा में एक और नेपाली नदी मिलती है जिसका नाम है गंडक नदी। देखिए आप, ये नेपाल से आती है, ध्यान से जान लीजिए, नेपाली नदी है। गंडक नदी बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? बिहार के चंपारण में ये नदी प्रवेश करती है। चंपारण से प्रवेश करने के बाद पटना से थोड़ी दूर पहले, पटना में एक और नदी गंगा में मिल रही थी, सोन। तो पटना में से थोड़ी दूरी पहले पर सोनपुर में गंडक नदी गंगा से मिलती है। पटना से थोड़ी दूरी पहले सोनपुर नामक जगह पर गंडक गंगा से मिलती है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण नदी आप देख रहे होंगे नेपाली नदियों में शामिल है कोसी। कोसी को आप देख रहे हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये बहुत बाढ़ लाती है, बहुत नुकसान कर देती है उस क्षेत्र का, बहुत ज़्यादा। और माना जाता है कि संसार में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी। आज आप कोसी के किनारे घर बना रहे हैं, हो सकता है आप कोसी से 2 या 4 किलोमीटर दूरी पर ना खेती कर सकते, ना घर बना सकते, क्या पता नदी रास्ता बदल के आपके घर की तरफ आ जाए। अरे संज्ञा तो मिल चुकी है ना, संसार में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी है। ये निकलती है नेपाल के गोसाई थान से। अब चूंकि नेपाली नदी है, संसार में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी, और ये जाकर के गंगा में मिल जाती है। गंगा में जाकर के ये नदी मिल जाती है। कोसी नदी के बारे में आप और अच्छे से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये बिहार का शोक है, सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है, ये बिहार में बहती है। ठीक, अब आप देखेंगे एक और नदी है दामोदर नदी भी कोसी नदी की तरह ही है, लेकिन मार्ग नहीं बदलती, पर बाढ़ लेकर आती है, नुकसान बहुत करती है। दामोदर नदी को इसीलिए क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। ये बंगाल में ज़्यादा नुकसान करती है, इस दिशा में बंगाल में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है दामोदर नदी पर पानी के बाढ़ को रोकने के लिए 8 डैम बनाए गए लाइन से, 1 2 3,
और इस तरह से 8 डैम बनाकर एक प्रोजेक्ट बनाया गया। इस तरह के प्रोजेक्ट को टेनेसी प्रोजेक्ट बोलते हैं, जो कनाडा में बनाया गया था, उसी की तर्ज पर बना। तो टेनेसी प्रोजेक्ट किस नदी के तट पर बना है? दामोदर नदी के तट पर। अगर आप नोट कर रहे हैं तो इन महत्वपूर्ण जानकारियों को भी आप नोट करते जाइएगा। अच्छा, देखिए अब हम बात करते हैं गंगा की सबसे पूर्व से कनेक्टेड नदी, जो पूर्व से वो पूछी भी जाती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है महानंदा। दार्जिलिंग के पूर्व से एक नदी निकलती है जो बांग्लादेश होते हुए गंगा में मिल जाती है, उस नदी का नाम है महानंदा। महानंदा गंगा की सहायक है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। क्योंकि इसकी स्थिति दार्जिलिंग में है तो कई लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से तो तिस्ता नदी निकलती है जो ब्रह्मपुत्र के नज़दीक जाती है, तो क्या ये सच है? नहीं है, वो अलग बात है। पर आप एक बात ध्यान रखिए, दार्जिलिंग से निकलने वाली महानंदा गंगा की सहायक नदी है। तो मित्रों, अगले अध्याय में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइए। धन्यवाद।